हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक दामन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ। इसमें आज हम लोग कुछ नए टॉपिक, कुछ हटके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा शिक्षा से रिलेटेड होगा। एक नया हमारे पास पद्धति आने वाला है अभी, जिसके बारे में हम लोग पेपरों में, टीवियों में सुने होंगे, नई शिक्षा नीति करके। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति क्या होता है, इसमें किस तरह से इसको सम्मिलित किया गया है, किस स्टेज में होगा, कैसे कैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से है और क्या हमारे लाभदायक है या हानिकारक है। इसको भी आज हम लोग पूरा इसमें समझेंगे। मैंने बहुत सारा वीडियोस इसके ऊपर देखे हैं, न्यूज़पेपर और टीवी में इसका इंटरव्यू वगैरह बहुत ज़्यादा जब पढ़ने के और देखने के बाद मैं आज आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है, जिसके तहत आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा कि नई शिक्षा नीति में हमारे देश का जो बच्चे हैं उस पर कि क्या असर पड़ेगा, किस तरह से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरह से वो आगे जाएंगे और उसको आगे जाकर कौन कौन से सब्जेक्ट या कैसे तरीके से उसकी पढ़ाई होगा, आगे का फ्यूचर कैसे होगा, उसके बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में आज हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले जो शिक्षा हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो आता था हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट था, इसी के अंदर का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट आता था। इसी में इसको डाल दिया गया था पहले एजुकेशन। इसमें इसको शॉर्टकट में बोलते थे MHRD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत ही क्या आता था, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट आता था। बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारे पास MHRD के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, अब ये जो है चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद इसमें शिक्षा का नीति वगैरह जब लाया गया, तो सन 1968 में पहली बार इसमें नीति आया था, इसके सुधार इसमें किया गया था। उसके बाद जो है आपका 86 से आपका जो 92 है उसमें कुछ नीतियों में सुधार हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें सुधार नहीं हुआ था। सुधार जो हुआ है अभी हमारा हुआ है 2020 में हुआ है। 2020 में जिसको बोलते हैं NEP या इसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो आया है इसी के कारण ही सबसे बड़ा रिवोल्यूशन माना जाता है, सबसे बड़ा जो है चेंजेस माना जा रहा है अभी तक का एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, इससे बड़ा चेंज जो है अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अभी होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये जो है अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए जो है नीति नियम वगैरह जो इसमें बनकर तैयार है, इसका रूपरेखा तैयार है कि ये किस तरह से होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना भी बाकी है। तो अभी हमारे पास आया है क्या, 2020 में NEP आया है, नेशनल एजुकेशन या जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इसमें आया है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले किस में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आते थे, उससे तोड़कर इसको जो है अलग सा डिपार्टमेंट दिया गया है, इसको बोलते हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको जो है अलग से एक मिनिस्ट्री, अलग से इसका डिपार्टमेंट दिया गया है एजुकेशन का, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको दिया गया है। ठीक है, और ये जो हमारा NEP है, तो NEP को जब इसमें डिजाइन किया गया, इसके बारे में पूरा जानकारियां एवं इसका जो प्रारूप, रूपरेखा किस तरह से होगा, इस हमारे पास आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया, इसके बाद जो है हमको क्या लाना है, NEP लाना है। तो NEP लाने के लिए एक आपका कमेटी का निर्माण किया गया है ना, जिसके अध्यक्ष थे हमारे पास कस्तूरी रंजन जी। जिसके अध्यक्ष क्या हमारे पास कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके तहत हमारे पास मतलब गांव से, शहरों से जितने भी इंफॉर्मेशन है या जितने भी उनके राय हैं उनको इकट्ठा किया गया। गांवों से भी, गांव से और गांव के एक स्कूल, मतलब देश के जितने भी हमारे पास स्कूल है वहां से या वहां के जो आसपास के जो लोग हैं, टीचर हैं, और आइडियाज को लिया गया। और आइडिया को लेने के बाद जो है कुछ शिक्षा नीति का जो है इसमें क्या किया गया है, एक निचोड़ को लाकर उसमें बनाया गया है। ठीक है, तो एक ऐसा नीति है NEP, ऐसा नीति है, इसमें पूरे देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से इनमें निचोड़ लेकर इनके सारों को जो है एक धागे में पिरोकर एक माला के रूप में इसको जो है वो दिया गया है, जिसको बोलते हैं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो पहले क्या होता था और अब क्या होने वाला है इसके देखते हैं। तो पहले हमारे पास जैसे कि अभी है, वर्तमान में अभी भी है हमारे पास, तो पहले क्या होते थे हमारे पास 10+2 पॉलिसी था।
ठीक है। 10+2 हमारे पास क्या था, पॉलिसी था। 10 का अर्थ यह है पहली से लेकर आपका 10वीं तक, और इसके बाद 2 का मतलब है 11th और 12th। उसके बाद क्या होता था, आगे जाना है तो आपको जो है आपका बोर्ड से हटा के, जैसे कि एमपी बोर्ड हो गया, सीजी बोर्ड हो गया, एमएच बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र का बोर्ड हो गया, वहां से 12वीं पास होने के बाद किसी आपको अलग से एक यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है उसको दे दिया जाता था, वहां पर वो चले जाते थे। जिस यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ना है वहां पर उसको जो है वो डाल दिया जाते थे या दे दिया जाते थे। ठीक है, ये क्या होता कब था, ये 12वीं के बाद सीधा होता था, और ये जो है आपका 12 वर्ष का था। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या होने वाला है, यही जो फार्मूला है, ये जो हमारे पास फार्मूला था 10+2, इसको हटा दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। अब हमारे पास नया जो फार्मूला है वो है हमारे पास क्या, 5+3+3+4 के रूप में हमारे पास ये जो है आएगा। ठीक है, तो पहले कितना होता था, 12 साल होता था, अब कितना होगा, ये 15 साल का हमारे पास जो है वो रहेगा। अर्थात आपको 15 साल तक स्कूल के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। पहले क्या थे, 12 साल तक ही उसको स्कूल के हवाले कर देते थे, है ना, लेकिन अब क्या होगा, 15 साल तक जो है उसको स्कूल के हवाले जो है वो कर दिया जाता था। तो इसमें अब एक बात क्या आ रहा है कि 12वीं के बाद क्या 3 साल का कोर्स और होगा क्या हमारे पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, 12वीं के बाद कोई 3 साल का कोर्स नहीं है, उसमें कुछ एडिंग किया गया है। तो क्या एडिंग किया है उसको भी देखते हैं। तो ये था हमारे पास पहला जो है वो 12 वर्ष का, और इसमें जो भर्ती की आयु, मतलब बच्चों के भर्ती की आयु जो था वो 6 वर्ष का था। ठीक है, 6 वर्ष का कोई बालक या बालिका अगर हो गए तो उसको स्कूल में ले जाकर फर्स्ट क्लास में या पहली कक्षा में उसको जो है वो एडमिशन दे दिया जाता था, एडमिशन उसको करवा दिए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसकी जो आयु होगी वो 3 वर्ष की आयु होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष से ही उसको स्कूल में डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, या इसको स्कूल में डालना होगा हमको। इससे क्या होता था, देखिए हमारे पास पहले क्या है, 6 वर्ष की आयु में, तो 6 वर्ष के आयु में अगर हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो 1-2 दिन जो है उसको वो स्कूल जाने के लिए राजी नहीं होते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने के लिए राजी नहीं होते, बार बार उसको बोलो जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, फिर भी वो जाने को राजी नहीं होते हैं। इससे क्या है, कुछ जो बच्चे हैं उनमें जो है पढ़ने के प्रति जो रुचि हो बिल्कुल सा खत्म सा हो जाता है, या उन लोग जाने के लिए इच्छुक ही नहीं होते, कितने भी मार पीट लो वो जाने की इच्छुक ही नहीं होते। लेकिन इसमें कैसा होगा, 3 वर्ष की आयु में, तो अगर कोई बच्चा 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष से ही हम उसको स्कूल के प्रति आकर्षण हो जाएगा, वहां से हम उसको भेजते जाएंगे 3 वर्ष से ही, तो स्कूल के प्रति उसका आकर्षण इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो स्कूल जाने के लिए वो कभी नहीं रोएगा। ठीक है, स्कूल जाने के लिए वो कभी नहीं, बार बार जो है स्कूल जाने की जो है वो जिद वो करेंगे। अगर आप छुट्टी के लिए बोलोगे आज बेटा रुक जा, वो रुकने को राजी नहीं होंगे, वो डेली स्कूल जाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा उसका असर, क्योंकि हमने 3 वर्ष से ही उसको स्कूल भेजना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो अब एजुकेशन जो प्रणाली आने वाला है, नया हमारे पास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाला है, उसको कितने चरणों में पूरा किया जाएगा, या उसके कितने सारे स्टेजेस होंगे। ये जो हमारे पास दिख रहा है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 दिख रहा है, मतलब 5+3+3+4 दिख रहा है। तो इसको लाना है तो किस तरह से होगा, क्या कौन से बच्चे 5 वाले में रहेंगे, कौन से बच्चे जो है वो 3 वाले में रहेंगे, और इसमें 3 और इसमें 4, तो इसमें क्या क्या पॉलिसी होगा, क्या नियम होंगे, और क्या चीज को उसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए होगा आपके 4 इसके जो स्टेजेस होंगे या चरण होंगे जिसमें पढ़ाई होंगे। तो पहला होगा आप में फाउंडेशन स्टेज होगा। ठीक है, दूसरा होगा आपका प्रीपरेटरी स्टेज होगा, और तीसरा होगा हमारे पास मिडिल स्टेज, और चौथा होगा इसमें सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेजों में हमारे पास जो है वो पूरा होकर आएगा। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर पहले इसमें समझाने का थोड़ा सा कोशिश किए हैं। तो इसमें क्या किया हमने, फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, फाउंडेशन का अर्थ होता है बेसिंग, है ना, सीधा से अगर आप फाउंडेशन को हम लोग समझ ले, क्या होता है हमारा बेसिंग होता है, बेस। सीधा अगर किसी को घर अगर बनाना है तो उसका बेस अच्छा होना चाहिए, उसका जो कॉलम वगैरह होते हैं वही अच्छा होना चाहिए, तभी आपका घर जो है वो सलामत रहेगा। अगर उसका बेस ही अच्छा नहीं है तो आपका घर जो है गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये होगा हमारे में क्या, फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें देखेंगे हम लोग जो है आपका इसका जो टाइम रहेगा वो 5 साल का रहेगा। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 साल उसको उसी स्टेज में रहना पड़ेगा। और स्टार्ट कब होगा, ये 3 वर्ष की आयु में। बच्चा हमारा जो बच्चा है वो 3 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का अगर वो बच्चा हो गया है तो कहाँ पर जाएगा, वो आपके फाउंडेशन स्टेज में जो है वो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 से लेकर कब होगा आपके जो है 3 वर्ष से आप इसको 5 वर्ष का रहना है तो 8 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 8 वर्ष की आयु
तक जो है वो कहाँ पर रहेगा, इसी फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। फाउंडेशन स्टेज में वो जो है रहेंगे, जिसका टाइम हमारे पास जो है 5 साल का है। अब इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर कोई बच्चा 5 साल उसी स्टेज में रह रहा है तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा ताकि वो उसमें रह सके। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इसको 2 भागों में तोड़ा है। एक है आपका 3 साल का प्रोग्राम और दूसरा है हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम। ठीक है, एक होगा हमारे पास क्या, 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। इसमें क्या करना है, इसमें लेंगे आपका 3 साल के जो बच्चे रहेंगे वो सीधा इसमें आएंगे। 3 साल के जो बच्चे होगा वो सीधा किस में आएगा, इसी आपके है 3 इयर्स प्रोग्राम में आएगा। इसमें क्या करना है, उसको ओनली प्ले मतलब उसको खेलना है, केवल क्या करना है, खेलना है। अगर कोई 3 साल का बच्चा है तो उसको तो आप नहीं बोल सकते कि इसको पढ़ के बता मेरे को, ये इंग्लिश में इसको अल्फाबेट को याद कर या इस पे मुझे गिनती वगैरह सुना, ऐसा तो आप इसमें नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, वो 3 साल के जो बच्चे हैं वो 3 इयर्स आपका प्रोग्राम में आएगा, जिसमें क्या करना है, उसको ओनली प्ले, ओनली उसको खेलना है। क्या करना है, उसको खेलना है। स्कूल में ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिसमें उसको बच्चे की खेलने की जितने भी व्यवस्थाएं होती है वो सारा चीज उसको दिया जाएगा, जैसे कि घोड़ा, हाथी, खिलौना वगैरह जितना भी सारा चीज है उसको स्कूल में पूरा उसको दिया जाएगा। और उसके लिए स्पेशल जो टीचर रहेंगे उसके टीचरों को भी ट्रेन किया जाएगा ताकि उस बच्चे को वो ध्यान रख सके और उसको जो है अच्छे से अच्छा उसमें खेल में उसको दिया जा सके या उसको खिलाना है। अपने को इसमें क्या करना है, 3 साल तक उसको स्कूल के प्रति आकर्षण करना है, स्कूल के प्रति उसको आकर्षण में लाना है। क्योंकि बच्चे के पास जो है जो खेलने का जो सामग्री है घर में सीमित रहता है। ठीक है, और 1 या 2 ही बच्चे रहते हैं एक घर में। अगर वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहेंगे, जिससे उनके बीच जो है खेल की जो भावना है वो भी उसका क्या होगा, विकास होंगे। और प्लस एक दूसरे के बीच जो है वो साझेदारिता या दोस्ती भी उसमें जो है पनपना शुरू होगा। तो इससे क्या होगा, हमको 3 साल तक उसको बच्चे को स्कूल में अगर डालेंगे तो उसके स्कूल के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। वो बोलेंगे रोजाना, पापा मुझे स्कूल जाना है। क्यों स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल में मुझे उसको खेलने को मिल रहा है, वहां पर नए नए सारे बहुत सारे क्या है, खिलौने हैं, उसको खेलने को मिल रहा है। इसलिए कहाँ पर जाएगा, वो स्कूल में जाएगा और ओनली क्या करेगा, वो खेलेंगे। उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, उसको जैसा इच्छा लगे वैसा ड्रेस पहनेगा और वो स्कूल में जाएंगे। और स्कूल में जाकर क्या करना है, उसको खेलना है और भगदड़ उसमें मचाना है। ठीक है, केवल इसको खेलना है स्कूल में और कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर उसके बाद 3 साल पूरा होने के बाद क्या होगा, चौथे और 5वें साल। ये देखिए, चौथे और 5वें साल में आपका जो है 2 इयर्स प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें वो बच्चा जो रहेगा क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 में वो जाएगा। 3 साल उसने खेला, 3 साल खेलने के बाद जो है उसको क्लास 1 और क्लास 2 में वो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात यह होगा, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, नो एग्जाम। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखे हैं नो एग्जाम। ये जो 5 साल का जो है प्रोग्राम है या फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कोई भी बच्चे से एग्जाम नहीं लिया जाएगा। 3 साल में हमको स्कूल के प्रति उसको आकर्षण को बढ़ाना है और उसके बाद दूसरे साल उसको जो है कुछ हम लोग सिखाना शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसको सिखाना शुरू करेंगे। जैसे कि उसमें अल्फाबेट्स हो गया या गिनती हो गए, तो इनको हम लोग जो है कुछ को वहां पर खेल खेल में सिखाना हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 1st और 2nd स्टेज। इससे क्या होगा, बच्चे लोगों को 1st क्लास और 2nd क्लास कब पास हो गए उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो एग्जाम होना ही नहीं है। तो इससे फायदा ये होगा उनको कब वो पास किए उनको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा और उनका जो है ध्यान जो है स्कूल के प्रति लगा ही रहेगा। वो स्कूल जाने के लिए हमेशा रेडी ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसके बाद दूसरा स्टेज इसमें क्या होगा। अभी तक हमने देखे हैं, मतलब हमारा जो स्टेज है किस तरह चलेगा, 5 + 3 + 3 + 4 इस स्टेज में हमको चल रहा है। तो ये हमारा जो पहला है 5 वाला ये पूरा हो गया, जिसको हमारे में बोलते हैं क्या, फाउंडेशन स्टेज। अब उसके बाद ये 3 साल वाला आएगा, जिसका नाम हमारे में प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में देखते हैं। तो इसका जो टाइम रहेगा कितने साल का रहेगा, 3 साल का ये जो है वो टाइम पीरियड इसका रहेगा। और अभी तक हमने देखे क्या, आपके फाउंडेशन जो था उसमें कोई भी प्रकार का एग्जाम तो नहीं होता था। उसमें जो बच्चा है वो 3 साल से एडमिट हुआ और 3 साल से लेकर जो है उसमें 3 साल से उसने क्या किया, वहां पर स्कूल जाना स्टार्ट किया और वहीं पर उसकी 1st और 2nd क्लास भी वहीं पर वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ा। बच्चे को मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है वो पास हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, अब आएंगे हमारे पास प्रिपरेटरी फेज। इसमें क्या होगा, इसका जो कोर्स है वो 3 साल का रहेगा। इसमें जो बच्चा रहेगा वो थर्ड क्लास से सीधे एंटर करेगा। कहाँ पर जाएगा, थर्ड क्लास से एंटर करेगा, जो कि थर्ड से आपका फिफ्थ मतलब तीसरे से लेकर 5वीं तक इसका जो है वो स्टेजेस इसमें रहेगा। अब इसमें कैसा होगा, आपको ये जो स्टेज होगा जिसमें आपको क्या कराना है, कुछ दूसरा नंबर बोलता है एक्टिविटी प्लस स्टडी। अब आपको इसमें क्या कराना है, स्टडी भी कराना है एवं एक्टिविटी को भी इसमें कराना है। ठीक है, बच्चे को खेलना भी सिखाना है एवं उसमें खेल खेल में पढ़ाना भी है, और साथ ही साथ उसमें कुछ बुक्स वगैरह या कुछ कॉमिक्स वगैरह की सहायता से उसमें स्टडी के प्रति या पढ़ाई के प्रति जो है उसको लगाव को अब इसमें खींचने का प्रयास इसमें करना है। अब उसमें क्या होगा, ये अब तीसरा नंबर आता है इसमें लैंग्वेज। तीसरा नंबर आता है इसमें लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को भी अलग अलग इसमें बांट दिया गया है। जैसे कोई मराठी महाराष्ट्र में है तो वो अपने स्वयं की जो लैंग्वेज है उसमें वो पढ़ा सकते हैं। बंगाली है तो वो अपने बंगाली में पढ़ा सकते हैं। अगर उर्दू वाले हैं तो वो उर्दू में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हिंदी वाला है तो हिंदी में, और कोई इंग्लिश में चाहे, जैसे कोई स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम रहते हैं तो वो अपना नहीं चाहते कि अपना जो मीडियम वो चेंज हो, तो वो इंग्लिश में भी इसमें पढ़ा सकते हैं। वो किस में भी रख सकता है, इंग्लिश में भी उसमें रख सकता है, एवं जो है अपनी स्थानीय जो भाषा है या लैंग्वेज है उसमें वो उसको रख सकता है, उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें कोई उसका जो है दिक्कत वाले बात इसमें नहीं रहेगा। अब उसके बाद चौथा नंबर इसमें लिखा है पॉइंट स्टार्ट, एग्जाम जो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड से फिफ्थ रहेगा यहाँ पर आपको एग्जाम दिलाने की जरूरत पड़ेगा, है ना। जो पहले जो था उसमें फाउंडेशन स्टेज में उसमें कोई भी एग्जाम नहीं था, लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज में आपको जो है एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगा। मतलब बच्चा जो है वो एग्जाम से रूबरू होगा, एग्जाम उसको दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे में क्या है, प्रिपरेटरी फेज स्टेज। अब देखते हैं उसके बाद तीसरा जो स्टेज हमारे पास है वो मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं, मिडिल। तो इसमें इसका जो टाइम ड्यूरेशन है भी होगा कितने, 3 साल का रहेगा। ये जो 3 हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं हमारे पास इसका जो टाइम रहेगा वो 3 वर्ष का इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो चलेगा आपका क्लास 6 से 8 तक चलेगा। ठीक है, क्लास 6 से 8 तक ये जो है वो चलेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है इसमें चेंज हुआ है। कहाँ चेंज हुआ है, अभी तक तो कोई हमको चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहा है। देखने को चेंजेस क्या मिला, पहले 6 साल में एडमिशन होते थे, अब कितने में होगा, 3 साल में उसका एडमिशन जो है इसमें किया जाएगा। वही है चेंज, और कुछ कोर्स में या कुछ जो एग्जाम की जो पद्धति है उसमें वो चेंज थोड़ा सा किए हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है क्लास 6 से 8 के बाद क्या आता है हमारे पास, सेकंड नंबर आएगा। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा उनको। जो बच्चे रहेंगे 6 से 8 तक उनको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर एक इतना ज़्यादा उपयोग होने वाला उपकरण हो गया है जिसके बिना आजकल कोई भी काम जो है संभव नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, कंप्यूटर का नॉलेज उनको जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि MS जो कुछ नाम लिखना, फूल वगैरह बनाना, तो उसको जो है उसमें सिखाया। जैसे स्टार्टिंग में जाएंगे 6 क्लास में तो उनको जो है पहले से जो कीपैड होता है उसमें उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कोई भी फाइल होता है उसको कैसे उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, माउस को किस तरह से हिलाते हैं, उसके बारे में पूरा चीज उसको सिखाई जाएंगे। और धीरे धीरे जब वो 6, 7, 8 तक आते जाएंगे तब उनको जो है अच्छा सा टाइपिंग वगैरह जो है इनको सिखाया जाएगा। मतलब कंप्यूटर का नॉलेज जो है उनको दिया जाएगा। अभी क्या होता है, अभी एक स्पेशल इसके लिए अलग से कोर्स होता है, अलग से कोर्स, जैसे कि DCA हो गया या PGDCA हो गया, वहां पर इसको अलग से हम लोग पैसे देकर इसका कोर्स करते हैं। लेकिन जब ये शिक्षण पद्धति आएगा जिसमें हमको ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो 6वीं से इन सब चीजों को सीखना शुरू कर देगा। फिर आएगा इसमें आपका वोकेशनल, एक चीज को इसमें ऐड और किया गया है, क्या, वोकेशनल, या इसको बोलते हैं आपका टेक्निकल। ठीक है, वोकेशनल या टेक्निकल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं होता, लेकिन कुछ दूसरे चीज में जो उनको रुचि होता है, जैसे कि सिलाई हो गया या बढ़ाई का काम हो गया, या उसको जो अच्छा लगता है उसके लिए उसको जो है वो क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग इसमें जो है वो दिया जाएगा, जो कि कहलाएगा हमारे पास क्या, वोकेशनल, इसमें वो कहलाएंगे जिस। ठीक है, तो इसमें अपनी इच्छा से यहाँ पर आप सिलाई भी कर सकते हैं, सिलाई, या कुछ जो लड़कियां उसको खाना बनाना अच्छा लगता है तो उसको खाना बनाने की भी जो है इसमें ट्रेनिंग उनको जो है वो दिया जाएगा। मतलब उसको जो अच्छा लगता है उसको उसमें जो है वो किया जाएगा, जिसका नाम रहेगा उसके पास क्या, वोकेशनल के रूप में रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके साथ साथ रहेगा आपके मैथ्स, साइंस और आर्ट्स, तो इसमें वो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है।
फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 5 नंबर इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज जितनी भी हमारे पास इंडियन की जो लैंग्वेज है, इंडिया की लैंग्वेज, उसको आपको सीखने का, जानने का, पहचानने का जो है इसमें आपको मौका दिया जाएगा या मिलेगा। आपको कोई भी आपको इंडियन लैंग्वेज को आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट स्टेज इसमें आएगा हमारे पास क्या, सेकेंडरी स्टेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, आपको आई होप कि जो तीनों स्टेज आपको समझ में आया है। तो देखते हैं हमारे पास क्या चौथा स्टेज और लास्ट स्टेज के बारे में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आपने स्कूल तो पास कर ली, स्कूल के बाद जब ये कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, इसको भी इसी वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। तो बिना स्किप किए इसको देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या सेकेंडरी स्टेज के बारे में देखेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा हमारे पास 4 साल का रहेगा। तो ये देखिए 4 साल का, पहले 5, 3 फिर 4। ठीक है, तो ये 4 साल का हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंडरी स्टेजेस इसमें रहेंगे, जिसमें आपका कौन कौन से क्लास आएंगे, आपका 9 से लेकर 12 तक का क्लास इसमें आएगा। 9 से लेकर 12 तक का इसमें क्लास को ऐड किया गया है, और जो कि इसमें होगा सेमेस्टर एग्जाम्स में होंगे, जिनके कितने में होगा सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, चार जो क्लास होते थे उसमें आपका एनुअल एग्जाम होता था। तो साल में एक बार एग्जाम, मतलब चार क्लास तो 4 एग्जाम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपका क्या होगा, सेमेस्टर एग्जाम, मतलब हर 6 महीने में आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा, जिसके लिए इसको जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आपको जो है कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपको जो है 4 साल में पूरे 8 सेमेस्टर को इसमें आपको पास करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इससे एक फायदा क्या हुआ है कि बच्चे लोगों की आदत एक सबसे बहुत और रद्दी और सबसे बुरी आदत यही है कि बच्चे लोग जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है या 1 महीने बचे रहते हैं उसी समय ही तैयारी करते हैं। उससे पहले तो बुक को अगर देख भी रहे हैं तो अच्छा सा वो लोग तैयारी के बारे में सोचते नहीं है। इससे क्या होगा, जो एग्जाम है 6 महीने में होना है, तो उनको एग्जाम है करके उनके दिमाग में सेटअप रहेंगे एवं वो जो है पढ़ने के लिए आतुर होंगे, या उसको पढ़ाई किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम को तो टाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए उसको पढ़ने को आना ही होगा। तो इसी में आपका सेमेस्टर इससे होगा। ठीक है, तो साल में 2 एग्जाम। अब इसमें एक चीज और खास बात और सबसे बड़ी बात हुआ है इसमें, नो स्ट्रीम। ठीक है, नो स्ट्रीम, जैसे कि हम लोग जाते हैं 10th के बाद, क्योंकि 9th और 10th में अभी जो व्यवस्था है उसमें तो ऐसा नहीं है। 10th के बाद हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हम लोग क्या लेंगे, बायो लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग क्या लेंगे, मैथ्स लेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं हम लोग क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं हम लोग क्या लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं हम लोग जो है कॉमर्स लेंगे। तो इतने सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, बायो, मैथ्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स, इतने सारे हमारे पास जो है वो रहता है रास्ता। जब आप 10th पास करके जाओगे तो इतने सारे आपको रास्ता में देखने को मिलेगा, 5 रास्ते। ठीक है, तो इसको जो है पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है, पूरी तरह से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, नो स्ट्रीम किया गया है। मतलब आप जब 9th में जाओगे तभी आपको सब्जेक्ट जो है चुनने की आज़ादी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ पर होता था, 11th में होते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको जब 9th में आएंगे तभी आपको सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी दे दिया जाएगा। आप जो है 9th में जाएंगे तभी आप अपने पसंदीदा कोई भी सब्जेक्ट को इसमें चुन सकते हैं। अब चुनने के लिए भी इसमें अलग अलग रास्ता दिया गया है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर बोला है, तीसरा पॉइंट हमने लिखे मल्टीपल सब्जेक्ट। ठीक है, या मल्टीपल सब्जेक्ट यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट। पहले क्या होता था, अगर कोई पर्सन बायो लिया है तो वो क्या पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। अगर कोई मैथ्स लिया है तो क्या पढ़ेगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, अगर कोई दोनों लिए एडिशनल लिए तो क्या पढ़ते, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और कई बच्चों का ऐसा होता है, बायो तो इंटरेस्टिंग है लेकिन मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है, या केमिस्ट्री या फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको किस में इंटरेस्ट है, इस आर्ट्स के जो है पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है या भूगोल में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, बायो उसको लेना है। लेकिन वो उसका आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है तो उसको वो क्या करेगा। तो इस सारे जो समस्या है उसको पूरी तरह से इसमें दूर किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट का अर्थ यही है,
अगर आपने पहला जो अपना सब्जेक्ट आपने बायो को चूज किया है, उसके बाद आप इस आर्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, किसी को चुन सकते हैं। अगर आपने बायो लिए हो तो आप इसको भी चुन सकते हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट को, एग्रीकल्चर के भी, कॉमर्स के भी, मैथ्स के भी। आप किसी भी सब्जेक्ट को इसमें चुनने की आजादी आपको पूरी तरह से दे दिया जाएगा या दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कहलाओगे कि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ या मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसा आप नहीं कहलाओगे, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रीम इसमें नहीं दिया गया है, स्ट्रीम को इसमें हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? इसीलिए हटाया गया है क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्टिंग है और उसका जो विकास हो अच्छी तरह से हो सके, उसको बायो भी पढ़ना है और राजनीति के बारे में उसको जानकारी रखना है, तो उसको वो आसानी से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को इसमें चुन सकते हैं। इसलिए बोला गया है मल्टीपल सब्जेक्ट बोला गया है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब उसके बाद है चौथा हमारे पास क्या है? थिंकिंग टेक्निक्स। थिंकिंग टेक्निक्स मतलब टीचर को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे बच्चों में थिंकिंग टेक्निक्स का इसमें विकास हो सके। जैसे कि कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास क्या था, जैसे आंदोलन हुआ पहले, जब देश आजाद नहीं होता था बहुत सारे आंदोलन होते थे, तो गांधी जी हुआ करते थे। तो गांधी जी ने, अगर वो नरम दल के थे, अगर गर्म दल के होते तो क्या होता, तो इन सब के बारे में उसको जो है थिंकिंग उसमें डेवलप किया जाएगा। अगर बायोलॉजी में कुछ चीज हो रहा है, हम कि बोलते हैं हम लोग नाक से सांस लेते हैं और वो फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े के अलावा वो बाहर क्यों नहीं जाता है? क्या आप फेफड़े में ऐसा कौन सा चीज है जो कि उसको हवा को ही लेता है, किसी दूसरे चीज को नहीं लेता? इन सब के बारे में उसको थिंकिंग जो है उसको नॉलेज दिया जाएगा। उसके मतलब जो उसके मन में जो क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, उसको हल करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 5वां नंबर आपका फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या होगा? अगर इस दुनिया में जितनी भी सारे भाषाएं हैं, जैसे जर्मन है ना, जापानीज है, या आप इटालियन है ना, रसियन है, तो आप कोई भी भाषा को इसमें सीख सकते हो, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश के साथ जो है कोई भी भाषा को इसमें सीखने की आपको आज़ादी दिया जाएगा। अभी भारत और चाइना के बीच विवाद के कारण जो है चाइनीज को इसमें चाइनीज जो लैंग्वेज उसको जो है इसमें नहीं जोड़ा गया है। अगर हमारे बीच चाइना और भारत के बीच जो विवाद है अगर वो निपट जाता है, तो आई होप कि वो चाइना का जो लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हो जाए, लेकिन अभी तक तो वो नहीं है। तो इसमें हम अलग देश की, दूसरे देश की जो है भाषाओं को इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। सीखने की आज़ादी हमको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉलेज में किस तरह से हमको जो है पढ़ाई की आवश्यकताएं होंगी, या हम लोग कैसे इसमें पढ़ेंगे, उसमें भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं उसके बाद, जिसे हमने अभी देखे क्या 12वीं तक का पढ़ाई, अब देखते हैं उसके बाद जब ग्रेजुएशन की स्थिति में आएंगे तो ग्रेजुएशन जो इसमें किस तरह से होगा, यानी कि अगर हम लोग कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से उसमें वो होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो प्रोग्राम है ये भी आपका 4 साल का रहेगा। अभी इसको जो है 4 साल किया जाना, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये 4 साल का प्रोग्राम इसमें जो है वो हो जाएगा। नया शिक्षा नीति जब इसमें आएगा तो ये 4 साल का इसमें प्रोग्राम हो जाएगा, जिससे हमको जो है वो फायदा क्या होगा, इसमें आपको एंट्री और एग्जिट का इसमें फायदा मिलेगा। मतलब जो है इसमें री एंट्री भी हो सकता है, आप इसमें दोबारा इसमें पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे उसको भी देखते हैं। जैसे हमने क्या किया है, बारीक बात सीधा हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, उसके बाद हमने एग्जाम दिलाया। तो एग्जाम के दिलाने के बाद जो हमारे पास मार्कशीट आएगा उस पर लिखा होगा क्या, हमारे पास सर्टिफिकेट। क्या लिखा होगा हमारे पास? क्या सर्टिफिकेट उसमें जो है वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसका नाम अगर हम इसको जोड़ा जाए तो इसका क्या होगा? ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या होगा हमारे पास? क्या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिया तो आपके मार्कशीट पर लिखा होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ऐसा उसमें लिखा हुआ हमको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर भी आए और यहाँ पर भी हमने पास आउट किया, एग्जाम दिलाया और पास हो गए, तो उसमें लिखा होगा हमारे पास क्या? डिप्लोमा। क्या होगा इसमें? डिप्लोमा इसमें लिखा हुआ रहेगा, जो कि कैसा होगा? ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा, ऐसा उसमें जो है वो लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें बात आता है क्या, कुछ लोग जो है फर्स्ट ईयर किए, सेकेंड ईयर किए, उसके बाद उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या फैमिली में कुछ दिक्कत होने के कारण जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई आधे बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। आधे बीच में क्या किया उन्होंने? छोड़ दिया। पहला साल उन्होंने पूरा किया, दूसरा साल उन्होंने पूरा किया, अब तीसरा साल के लिए उनके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे, या उनको जो है पढ़ाने का इच्छा ही नहीं हुआ, तो वो क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद क्या होगा? अगर 4 साल बाद या 5 साल बाद, जैसे कि 4 साल बाद लिखते हैं यहाँ पर, 4 वर्ष बाद,
4 वर्ष बाद जो है इसको पढ़ने की इच्छा जागृत हुआ या उसके फाइनेंशियल ठीक हो गया तब वो पढ़ना चाहता है, तब क्या होगा, अभी के पद्धति के अनुसार अगर वो आता है तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास उसको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो शिक्षा नीति आने के बाद क्या होगा, आपके पास फर्स्ट ईयर आपने पास आउट किया था कब, 4 साल पहले आपने किया था, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट था उसमें लिखा था क्या, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिखा था। उसके बाद आपने सेकेंड ईयर भी किया था पास, तो उसमें लिखा था आपके जो है मार्कशीट में क्या लिखा था, ग्रेजुएट डिप्लोमा उसमें लिखा हुआ था। तो अगर आप 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर आप आते हो तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने की जरूरत आपको नहीं होगा, आप सीधा किसमें एडमिशन लोगे, थर्ड ईयर में सीधा एडमिशन लोगे आप। ठीक है, कहाँ पर जाओगे, सीधा सीधा थर्ड ईयर में जाकर आपका एडमिशन जो है वो होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं होगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा तो आखिर मिल गया है। तो आपको पढ़ना अब क्या है, डिग्री में जाना है, मतलब सीधे से आपको जो है थर्ड ईयर में आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड ईयर में हमको जो मिलेगा मार्क्स उसमें लिखा रहेगा डिग्री, या यही होगा हमारे पास ग्रेजुएट डिग्री के रूप में हमको देखने को मिलेगा। अब बात आती है 4 साल का हमारा ये कोर्स है। ठीक है, तो 4 साल हमको पढ़ना है, तो 4 साल अगर पढ़ना है, इसी बीच अगर कोई वैकेंसी आती है, जैसे हम लोग थर्ड ईयर में हैं या थर्ड ईयर हमने पास आउट की है और हमारे पास कोई वैकेंसी आती है, जैसे यूपीएससी हो गया, आपके पीएससी वगैरह हो गया, जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आप एग्जाम फॉर्म डालने के लिए सोचोगे कि अब हम लोग तो 4 साल हमारा पूरा नहीं हुआ है, हम तो ग्रेजुएट नहीं हुए, तो फॉर्म डालें या ना डालें। तो इसकी भी समस्या को इसमें दूर किया गया है। अगर आप थर्ड ईयर पास किए हैं तो आप थर्ड ईयर पास किए हैं तो आप में जॉब में आप जो है इसमें एलिजिबल है, आप इसमें डाल सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, या किसी भी जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ग्रेजुएशन मांगता है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब थर्ड ईयर को आपको क्या माना जाएगा, ग्रेजुएट इसमें माना जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ग्रेजुएट डिग्री की उपाधि आपके पास है, तो आपको इसमें जो है वो माना जाएगा, ग्रेजुएट डिग्री माना जाएंगे, जिसमें आप कहीं जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, इसमें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके लगा कि मेरा 3 साल भी पूरा हो गया, फिर उसके बाद उसको सोच रहा है कि मैं 4 साल भी चलो इसमें कर लेता। अगर वो चौथे ईयर में रहेगा, यानी कि चौथे साल अगर वो कर रहा है, फोर्थ ईयर में है, तो उसको जो मिलेगा वो क्या होगा, हमें रिसर्च का मिलेगा। मतलब उसके पास जो मार्कशीट आएगा उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ग्रेजुएट रिसर्च, उसमें जो है वो लिखा हुआ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा, ग्रेजुएट रिसर्च देखने को मिलेगा। अब उसके बाद वो बेचारा जो है पढ़ाकू है, एकदम सा पढ़ने को इच्छुक है, तो आगे जाएगा, उसको क्या करना, ये हो गया उसका ग्रेजुएशन, अब पढ़ने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, तो ये हो गया स्नातक और ये हो गया उसका स्नातकोत्तर। ठीक है, तो उसको और आगे जाकर पढ़ना है। ठीक, तो क्या करेगा, 4 साल तो इसमें उसने पढ़ लिया है। अब 4 साल पढ़ने के बाद वो कहाँ पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आएगा, तो जो 4 साल वाले रहेंगे, जो 4 साल वाले रहेंगे उसको 1 साल का क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। जो 4 साल वाले रहेंगे उसको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और जो बच्चे 3 साल में ही कोर्स छोड़ दिए थे, चौथा साल उसने किया नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, 2 साल का जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। अर्थात पहले भी 5 साल का है और अभी भी 5 साल का है। ठीक है, मतलब जो अभी हमारे पास जो है वो 5 साल का प्रोग्राम होता है, तो पहले भी जो आने वाला है उसमें भी 5 साल का प्रोग्राम रहेगा। बात सिर्फ इतना है कि इसमें आपको कोई भी क्लास को अगर पास आउट हो गए हैं, अगर आपने छोड़ भी दिया है, तो फिर भी आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी आपका जो है नो स्ट्रीम रहेगा, नो स्ट्रीम। ठीक है, इसमें आपको जो है जैसे क्या होता था, बीए, बीएससी और बीकॉम ऐसा होता था, तो ऐसा आपको जो है बीए, बीएससी, बीकॉम का कोई झमेला इसमें नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऐसा आपने मल्टीपल इसमें लिए हैं, तो आपको जो है नो स्ट्रीम है, इसमें कोई भी ऐसा बीए, बीएससी, बीकॉम आपका दिक्कत इसमें नहीं होगा। कई लोगों की धारणा ये है कि बीए वाले थोड़ा सा वीक होते हैं, आर्ट्स वाले ये आर्ट्स लिया है और बीएससी ले बोलते हैं हाँ इसने बीएससी लिया है, ऐसा। तो ऐसा सोच उसमें से वो उसके इसके आने के बाद, मतलब नई शिक्षा नीति के आने के बाद ये पूरी तरह से इसमें हट जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बीए वाला रहेगा, ना बीएससी वाला रहेंगे, ना कोई कॉमर्स वाला रहेगा, सब इक्वल इसमें जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो इसको नो स्ट्रीम किया गया है, इसको जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये फायदा हमको जो है वो नए शिक्षा नीति के आने के बाद हमको देखने को मिलेगा। अगर ये लागू हो जाता है तो लगभग आपका 2023 तक जो है इसको लागू होने की आशंका है। 2023 तक ये आ जाएगा पूरी तरह से, पूरे इंडिया में जो है चालू हो जाएंगे, लागू हो जाएगा। लेकिन अभी कोरोना है तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें है,
है ना। इसका लक्ष्य था 2022 था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर बता रहा हूँ 2023 तक ये आ जाना चाहिए, ऐसा है। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें इसका पॉजिटिव पॉइंट या उसमें जो है लागत हमको क्या आएंगे या क्या हमारे पास जो है इसके लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जीडीपी। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, जीडीपी। तो जीडीपी में जो है इसका जो खर्च होगा वो 6%, मतलब हमारे पूरे भारत में जितने पैसे अभी लग रहा है लगभग 3 के आसपास है हमारा जीडीपी, तो वो हो जाएगा कितने हमारे पास 6%, मतलब हमको दोगुना हमारा जो आय है उससे 2 गुना हमको लागत इसमें मिलेगा, मतलब लागत हमको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरी तरह से नया है, जिसके अनुसार आपको बुक्स को, स्कूल को, सारे चीज को आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगा। टीचरों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता इसमें होगी। अभी जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग शिक्षाकर्मी में हैं तो ऐसा है, टीचर हैं, तो अभी उनका तेल निकलने का बारी अभी आने वाला है। ठीक है, शिक्षा कर्मी वालों का अभी तेल निकलेगा नया शिक्षा नीति आने के बाद, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और आपको वो आपको वोकेशनल भी इसमें पढ़ाना है, उनको सिखाना है, तो खुद सीखे रहेंगे तभी तो दूसरों को सिखाएंगे। तो इसी में उसका भी तेल निकलने की बारी अभी आने वाला है नया शिक्षा नीति आने के बाद। और इसी से आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे जो टीचर हैं अपने जॉब को छोड़ेंगे, रिजाइन वो देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो इतना ज़्यादा उसको खुद को ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें होगा। और अगर वो नहीं सिखा पाते हैं तो इसका कंप्लेन जो है सीधा केंद्र सरकार को किया जाएगा, जिससे उसकी नौकरी जाने का चांस रहेगा, नौकरी से उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। इसीलिए जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है इसमें केयरफुली इसको ध्यानपूर्वक पढ़ाने की जरूरत होगा। वरना अभी आप लोगों ने देखे होंगे कोई भी जैसे बड़े अधिकारी है या कोई नेता लोग, उनके अब बच्चे जो है सरकारी स्कूल में कभी नहीं जाते हैं, या जो टीचर हैं खुद सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन उसका जो अब बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ना कि वो सरकारी स्कूल में। तो अब वो जो है सिस्टम जो है कुछ ना कुछ इसमें सुधरेगा, क्योंकि उनके प्रति जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो भी अपने आप में सुधारेंगे। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, ये जो है जीडीपी के होगा कितना 6% उसमें आएगा, जिसके कारण से ये तो हो गया, लागत हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 50 टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में आएगा, अपने ब्रांच को खोलेगा, जैसे हार्वर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, है ना। इतने सारे जो फेमस पूरे विश्व के जो फेमस 50 यूनिवर्सिटीज है, टॉप के यूनिवर्सिटीज है, वो हमारे भारत में अपने शाखाओं को, ब्रांच को खोलेंगे, जिससे हमारे जो अपॉर्चुनिटी है या हमारे जो नॉलेज है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज है वो भी हमारे इंडिया में आएगा, तो इंडिया में आने के कारण उसमें क्या होगा, हमें जो है वो नया नया चेंजेस देखने को मिलेगा, या हमें जो है वो हमारे सोचों में, हमारे पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसको भी इसमें क्या किया गया है, कंट्रोल किया जाएगा। एक रेट फिक्स किया जाएगा, आपको इतना ही फीस उसमें लेना है, वरना कई लोगों का फिक्स इतना ज़्यादा रहता है 4 लाख 5 लाख 6 लाख। अरे कौन सा रॉकेट साइंस वहाँ पर आप पढ़ा रहे हो, है ना। जो चीज़ पढ़ा रहे हो उन लोग जो चीज़ पढ़ाते हैं उन चीज़ को हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या अंतर है? क्या उन लोग रॉकेट सीधा बनाना सिखा देते हैं 4 लाख लेकर फीस? ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कूल में जो फीस है उसको जो है एक लिमिट किया जाएगा, जिसके आपको उतना ही फीस लेना है। अगर उससे अगर एक्स्ट्रा फीस अगर लेते हो तो आपके स्कूल पे ताला लग सकता है या स्कूल को सील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे क्या है, नई शिक्षा नीति के ऊपर। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।